रात के लगभग 6:60। दिल्ली की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश, हर जगह लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई परिवार के साथ खरीदारी में लगा था, तो कोई दोस्तों के साथ चाय पर बातें कर रहा था। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर एक के बाद एक लगातार धमाके, चीखें, धुआं, खून और हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक प्लान था। बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और बहुत सोच समझ कर किया गया। उस रात दिल्ली सिर्फ जख्मी नहीं हुई थी, बल्कि एक सवाल से भर गई थी। आखिर ये सब किसने किया और वो अभी कहाँ है? 13 सितंबर 2008, ये वो दिन था जब दिल्ली को एक के बाद एक बम धमाकों ने हिला दिया। पहला धमाका हुआ करोल बाग के गफ्फार मार्केट में। लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही दूसरा धमाका कनॉट प्लेस में हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा। कुछ ही मिनटों में पूरी दिल्ली दहशत में डूब गई। ये कोई आम हमला नहीं था, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। एक ही समय में कई जगहों पर धमाके। जांच में सामने आया कि बम साइकिलों और कूड़ेदानों में रखे गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ बम डिफ्यूज भी किए गए। मतलब प्लान इससे भी बड़ा था। जब पुलिस और एजेंसियां घटनास्थल पर जुटी थीं, तभी एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। हमले से कुछ ही मिनट पहले एक ईमेल कई मीडिया हाउस को भेजा गया था। इस ईमेल में लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, हम फिर आएंगे। इस मेल पर साइन था इंडियन मुजाहिदीन। यही वो नाम था जिसने जांच को एक नई दिशा दी। इंडियन मुजाहिदीन, उस समय यह नाम बहुत नया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत पुरानी थी। जांच में पता चला कि यह कोई अलग संगठन नहीं था, बल्कि सिमी के कुछ कट्टर सदस्यों का एक गुप्त नेटवर्क था। ये लोग भारत के अलग अलग शहरों में फैले हुए थे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपाते थे। हर हमला एक मैसेज था, हर धमाका एक चेतावनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन था? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की। हर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, हर कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया, हर शक वाले व्यक्ति पर नजर रखी गई। धीरे धीरे कुछ चेहरे सामने आने लगे, नाम उभरे। आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, आरिज खान। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी समझने वाले युवा थे, जो एक खतरनाक विचारधारा के शिकार हो चुके थे। जांच ने पुलिस को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक जगह तक पहुंचाया। बाटला हाउस, यहाँ एक फ्लैट था, L18, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर वो लोग रह रहे थे जो पूरे देश में दहशत फैलाने के जिम्मेदार थे। 19 सितंबर 2008 सुबह का समय। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पक्की जानकारी मिल चुकी थी कि हमले के आरोपी इसी फ्लैट में छुपे हुए हैं। एक टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। वो एक अनुभवी अधिकारी थे जिन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशन किए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जब पुलिस टीम फ्लैट में दाखिल हुई तो अंदर से अचानक गोलियां चलने लगीं। एकदम से माहौल बदल गया, चारों तरफ फायरिंग। कुछ ही मिनटों में दो संदिग्ध मारे गए, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद। लेकिन इस मुठभेड़ में एक बड़ा नुकसान भी हुआ। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को गोली लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। एनकाउंटर के बाद कई सबूत मिले, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ईमेल ड्राफ्ट। इन सबसे साफ हो गया कि दिल्ली ब्लास्ट का प्लान यहीं से बनाया गया था और आतिफ अमीन इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य चेहरा था। लेकिन क्या वही असली मास्टरमाइंड था? जांच आगे बढ़ी और सामने आए कुछ और नाम। रियाज भटकल और इकबाल भटकल, ये दोनों भाई थे और इंडियन मुजाहिदीन के असली रणनीतिकार माने जाते थे। इनका काम था योजना बनाना, लोगों को जोड़ना और हमलों को अंजाम देना। ये भारत से बाहर बैठकर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते थे। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। कई जगहों पर छापे पड़े, कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई यासीन भटकल। उसे 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। वो इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर था और कई हमलों में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। सालों तक चली सुनवाई के बाद कई आरोपियों को सजा सुनाई गई। यासीन भटकल को कई मामलों में दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए एक संदेश था जो देश के खिलाफ साजिश करते हैं। आज भी कुछ सवाल बाकी हैं, कुछ लोग आज भी फरार हैं, कुछ नेटवर्क अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। लेकिन एक बात साफ है, हर हमला, हर साजिश आखिरकार सामने आ ही जाती है। दिल्ली, जिसने उस दिन दर्द सहा, वही दिल्ली अगले दिन फिर खड़ी हो गई। लोग वापस अपने काम पर लौटे, बाजार फिर से खुले
जिंदगी फिर से चलने लगी, क्योंकि डर से ज़्यादा मजबूत होती है हिम्मत। जब भी हम ऐसी घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या ये सब रोका जा सकता था? शायद, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए ज़रूरी है सतर्क रहना, जागरूक रहना और सच्चाई को जानना। ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं थी, ये कहानी थी एक साजिश की, एक जांच की और उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान देकर सच को सामने लाया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।